गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हाँ जी, इस वक्त की रिकॉर्डिंग में सारी बातें हमेशा की तरह एक साथ हैं। क्यों है? क्योंकि देख सकते हो रिकॉर्डिंग टाइमिंग है हमारा 10:45 10:45 शाम का, है ना। इधर रिकॉर्डिंग का टाइम आप लोगों को दिख भी रहा है अच्छे से। तो भाई ये रिकॉर्डिंग हम लोग चालू कर रहे हैं, मतलब आप लोगों की क्लास चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा है मेंबरशिप एंड राइट्स का। अब ये जो टाइम है वो रिकॉर्डिंग का टाइम वैसे तो है नहीं, ये टाइम जो है शेरो शायरी का टाइमिंग है, पर क्या करें। ऐसे ही मैं बैठा था आज और चूंकि लॉकडाउन का टाइमिंग भी था तो सोचा कि यार पुरानी जो कुछ चीज़ें थी, जब मैं रेडियो जॉकी हुआ करता था तो हम लोग रेडियो के प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो वो शायरी वारी ऐसे ही सोच रहा था। ढलती हुई सी रात, सोई सी आंखें, ढलती हुई सी रात, सोई सी आंखें, जाग रहा है मेरा दिल। इतना लिखा और उसके बाद अगली लाइन दिमाग में आई कि कंपनीज एक्ट कह रहा है आकर जल्दी से मुझसे मिल। तो आप देखो शायरी में भी कंपनीज एक्ट जो है वो बीच में आ गया है, तो कंपनीज एक्ट पे ही अपने को बात करनी ही पड़ेगी। और हमारी बात जो है वो चैप्टर 8 पर पिछली क्लास तक खत्म हो गई थी, जहां हमने सेक्शन नंबर 70 तक का अपना जो पोर्शन है वो सारा का सारा कर लिया था खत्म, है ना। चैप्टर 70 तक का हमारा जो पोर्शन है, सेक्शन 70 तक का हमारा जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका था। और 72 भी हो चुका है, आपको याद हो तो नॉमिनी के ऊपर अपन बात कर चुके थे। और एक सेक्शन अब हमारे पास में और है जो 71 पहले अपने को लेना है डिबेंचर्स का। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीजें अपने पास में और हैं जो अपन चैप्टर 9 में ले रहे हैं। बहुत इजी सा, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो अक्सर क्वेश्चन बना देता है। तो आइए इसके ऊपर हमारी बात को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। तो आज की बात है मेंबर्स और उनके राइट्स के ऊपर। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 55 मेंबर्स की डेफिनेशन आपको देता है कि कंपनी में हमने इतना कुछ पढ़ लिया अपन ने, और बहुत जगह पे इस वर्ड को अपन ने पढ़ लिया, कभी मेंबर के नाम से, कभी शेयर होल्डर के नाम से। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये मेंबर या ये जो शेयर होल्डर है ये बेसिकली है कौन। तो यहां पे आइए इस पर बात शुरू कर दें। हाँ, किसी भी कंपनी में मेंबर बनने के लिए जो 3 पॉइंट्स आप लोग यहां पे देख रहे हो, इन तीनों में से अपने को कोई एक करना पड़ेगा कंप्लीट। तीनों में से कोई भी एक चलेगा। सर ये तीनों कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं वहां से अपन। यहां लिखा है सबसे पहले कंपनी के मेंबर बनेंगे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। कुछ याद आया आप लोगों को? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम यानी जिन लोगों ने कंपनी बनाते वक्त सबसे पहले मेमोरेंडम पर साइन किए थे, जहां आपने पढ़ा था कि एक पर्सन को एक शेयर कम से कम लेना जरूरी है, वही है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम अ मेंबर्स ऑफ कंपनी and their name are entered in the register of member after the company is incorporated। जैसे ही कंपनी बन जाएगी इनका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर लिख दिया जाएगा। दे आर कॉल्ड सिंपली मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो एक तरह से आप इनको कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ये कंपनी के पहले पहले मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर्स, है ना, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। एक तरीका तो ये हुआ। सेकंड नंबर पे लिखा है एवरी अदर पर्सन, इनके अलावा कोई पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग, जो रिटर्न में तैयार होता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। यानी किसी भी तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है या कैसे भी, रिटर्न में जो मेंबर बनने के लिए तैयार है, एंड हुज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर से वही बात आ गई कि जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया वो कंपनी का मेंबर बनने वाला है। तो पहला तरीका, कंपनी बनते ही स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। दूसरा हमारा तरीका क्या हुआ? ऐसा पर्सन जो रिटर्न में एग्री हुआ मेंबर बनने के लिए और जिसका नाम कंपनी ने अपने मेंबरशिप रजिस्टर के अंदर लिख दिया है, वो पर्सन कहलाएगा कंपनी का मेंबर। ठीक है, यहां पे भी आपको कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। अब तीसरे नंबर पे क्या? ऐसा पर्सन जो कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहा है। अब शेयर की बात यहां आई है पहली बार, बराबर। एंड हुज नेम इज एंटर्ड, अब इस बार उसका नाम एंटर्ड है
एज अ बेनिफिशियल ओनर। कुछ पुराना याद आया आपको? शेयर कैपिटल की कुछ पुरानी बातें याद करो। बेनिफिशियल ओनर का सेक्शन वैसे तो अपन आगे 89 90 पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेनिफिशियल ओनर आपको मैंने कहा था जो डीमेट के थ्रू फिलहाल शेयर्स को हेल्ड कर रहा है या बेनिफिट्स के लिए शेयर को हेल्ड कर रहा है, ये भी बंदा हो सकता है वो, और जिसका नाम जो है वो रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में लिखा गया है एनएसडीएल सीडीएसएल जो अपने पढ़े थे, वो बंदा भी कहलाएगा कंपनी का मेंबर, क्योंकि आजकल तो शेयर इसी के थ्रू होते हैं। तो तीन तरीके हैं शेयर होल्डर बनने के, कंपनी का मेंबर बनने के, शेयर होल्डर में मेंबर बनने के। सबसे पहले दो पॉइंट क्या कहते हैं कि जहां सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम आप थे, रिटर्न में आप एग्री हुए मेंबर बनने के लिए, आपका नाम रजिस्टर के अंदर आया, और तीसरा इस बार नाम रजिस्टर में नहीं। अच्छा, एक चीज बहुत बढ़िया है कि ये जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स है इनका लगभग वैल्यू वही माना जाता है जो रजिस्टर ऑफ मेंबर का हो। आपने पढ़ा भी था कि भाई डिपॉजिटरी की लिस्ट में जिस पर्सन का नाम है उसको अपन एज अ मेंबर ट्रीट कर रहे हैं, वो आप लोग ध्यान रखोगे। और खास बात, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, दिस कंपनीज एक्ट, जो वर्ड हमने पढ़ा शेयर्स, ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना कि जो शेयर हेल्ड कर रहा है, उस शेयर की कैटेगरी के अंदर हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो कंपनी के मेंबर खाली इक्विटी शेयर्स वाले नहीं होते, प्रेफरेंस वाले भी होते। सर लेकिन वोटिंग राइट तो नहीं मिलता, आप लोग पढ़ करके आए हो, याद करो। हम लोगों ने तो कंपनीज के अंदर मेंबर्स के राइट्स के बारे में ऑलरेडी सेक्शन पढ़ा हुआ है, 47 भी पढ़ा, 48 भी अपन ने पढ़ा, वेरिएशन वाला भी। तो मेंबर्स के राइट्स में आप पढ़ चुके हो कि प्रेफरेंस वालों को भी वोटिंग राइट दिए जा सकते हैं, बराबर। उनके इंटरेस्ट रिलेटेड अगर कोई मैटर हुआ, कंपनी का वाइंडिंग अप अगर हो रहा है, और अगर कंटिन्यूसली 2 ईयर तक उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो उस केस में उनको वोटिंग के राइट्स जो है वो मिलने वाले, जनरली राइट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा जब भी मेंबर की बात आए तो इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों को ही आपको मानना पड़ेगा कंपनी का मेंबर, बराबर। ठीक है, दोनों को ही मानना है मेंबर, कोई टेंशन नहीं यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अब एक खास बात मैंने लिखी है, थोड़ा इसी को और ज्यादा डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑटोमेटिकली बिकम्स मेंबर फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंपनी इज रजिस्टर्ड। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन ही जाएंगे, अपने को पता है। उसके अलावा अगर जनरल बात करें, कोई भी सेक्शन से हटके अगर कोई आपसे पूछे कॉमनली कि मेंबर का मतलब बताओ, तो हम कहेंगे भाई मेंबर या तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थ्रू, एप्लीकेशन कंपनी को आपने दिया जब कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे, या ट्रांसफर ऑफ शेयर। आज मैं मेंबर हूं कंपनी का और मैं आपको शेयर ट्रांसफर कर दूं तो मेरी जगह पे आप मेंबर बन जाएंगे। ट्रांसमिशन भी हम पढ़ के आए कि पर्सन की डेथ हो गई तो लीगल हेयर या नॉमिनी भी कंपनी का मेंबर बनता है। तो जनरली पर्सन नेम इज एंटर्ड इनटू रजिस्टर ऑफ मेंबर बाय फॉलोइंग मोड्स। तो ऊपर जो अपन ने पढ़ा था कि राइटिंग में वो तैयार है, तो इन सारे तरीकों से कहीं ना कहीं उसका नाम कंपनी के मेंबरशिप रजिस्टर में आता है। तो ये कॉमन सी बात हो गई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन मेंबर ऑफ कंपनी, तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 55, जो आपने यहां पे अभी अभी पढ़ा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस इतना डेफिनेशन आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो रिटर्न के अंदर एग्री हो गए, और तीसरे नंबर पे जो बेनिफिशियल ओनर है जिनका नाम डिपॉजिटरी की लिस्ट के अंदर है, वो भी माने जाएंगे कंपनी के मेंबर्स। पहली चीज तो यहां पे खत्म। अब आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मेंबर कौन बन सकता है। सबसे बढ़िया बात बताऊं इस बारे में, कौन बनेगा मेंबर। हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो साइलेंट है, शांत है, एकदम शांत है। वो कुछ नहीं कहता कि कोई एज लिमिट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कोई और क्वालिटीज नहीं बता रहा। लेकिन हम जानते हैं कि कंपनी की तरफ से जो एक तरह से प्रोस्पेक्टस आ रहा है वो इनविटेशन टू ऑफर की तरह, याद आया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका फाउंडेशन वाला, फिर आपने अप्लाई किया वो ऑफर की तरह, कंपनी ने अलॉटमेंट किया तो एक्सेप्टेंस की तरह। इट मींस जब आप कंपनी के मेंबर बनते हो तो आपके और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन यहां पे होता है। तो फिर हमने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का मदद लिया। Every person having legal capacity to contract as stated in section 11 of Indian Contract Act, section 10-11 जो आप पढ़ते हो, every person is competent to contract। अगर वो बंदा कैसा हो आप सब जानते हो, एक तो वो पर्सन मेजर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, ध्यान में आ गया। दूसरा ऐसा बंदा हो जो साउंड माइंड का हो, कुछ याद आ रहा है आपको, यानी अनसाउंड माइंड वाला बंदा कैपेसिटी नहीं रखता, वो कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। और ऐसा बंदा जो लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, बराबर। कुछ याद आया आपको? यानी 3 लोग हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी नहीं होता है, एक माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड पर्सन, तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये तीनों लोग जो हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं बनेंगे, बिकॉज इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी, कंपिटेंसी नहीं होता है।
तो ये 3 लोग बनेंगे। बस ये अपनी छोटी सी क्वालिटी जो ध्यान में रखनी है। अब इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो है अपना माइनर। देख रहे हो ना आप, एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर है, नन्ना मुन्ना सा अपन ने यहाँ पे ले लिया ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारी बात यहाँ पे माइनर के बारे में हो रही है। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है जो अपन ने यहाँ पे रख दिया है, माइनर। अब इस पिक्चर में हमने क्या किया, वॉइड एग्रीमेंट की अपन बात कर लेते हैं। सब जानते हो माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर। क्या मतलब हो गया इसका? एक माइनर जो है वो कभी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। बराबर याद कर लो, आप लोगों को फाउंडेशन के अंदर भी ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। सिंस माइनर डज नॉट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अपना पुराना केस है मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि बहुत फेमस केस था जनरल कॉन्ट्रैक्ट का, हम लोगों ने पढ़ा है। द एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड। तो पुराना अपना कंसेप्ट यहां पे भी काम आएगा कि भैया माइनर कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा बिकॉज माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। खत्म बात। लेकिन आपने तब यह भी पढ़ा था कि अगर किसी माइनर को फुल्ली पेड अप शेयर ट्रांसफर के थ्रू मिल जाए या ट्रांसमिशन के थ्रू भी आ जाए, देन ही कैन बी अ मेंबर। ये आप तब भी पढ़ के आए थे, आज भी अपना वही पॉइंट है। याद करो जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे कि कंपनी किन बेसिस पे मना करेगी, तो वहां लिखा हुआ था कि अगर एक माइनर को पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर करोगे तो कंपनी मना करेगी करेगी। बराबर, इसका मतलब अगर फुल्ली पेड अप शेयर माइनर को ट्रांसफर कर रहे हो तो कंपनी मना करने वाली नहीं है। बस वही पॉइंट मैं भी यहां पे बोल रहा हूं। तो फिलहाल पढ़ रहे वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड तो माइनर मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन अगर माइनर को शेयर अलॉट कर दिए गए तो ट्रांसफर नहीं है, अभी ट्रांसफर की बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू निकाला, जैसे प्रोस्पेक्टस वगैरह होता है या जो भी कुछ हो, और माइनर ने शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन दे दिया और शेयर्स अलॉटेड भी हो गए इन इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी। पता ही नहीं चला कि वो माइनर है और उसको शेयर अलॉट हो गए, तो क्या होगा समझो। कंपनी कैन रेपिडेट का मतलब कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर ध्यान नहीं रहा और उस माइनर को मेंबर बना दिया गया तो भी लॉ पावर देता है कि कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। द माइनर कैन ऑल्सो कैंसिल द अलॉटमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। जब तक वो माइनर है, माइनर खुद अलॉटमेंट को कैंसिल करने की ताकत रखता है। माइनर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर खुद। तो सवाल यह कि भाई माइनर कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा बिकॉज ही हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बाई चांस ध्यान नहीं रहा और अप्लाई कर दिया और हमने उसको शेयर्स दे दिए, तो जब भी कंपनी को पता लगेगा उसके माइनॉरिटी टाइम में कंपनी कैंसिल करेगी। इवन वो खुद भी अपने माइनॉरिटी टाइम में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब अगर कैंसिल कर देता है तो कुछ सवाल खड़े होते हैं दिमाग में। उसने चूंकि शेयर एप्लीकेशन के थ्रू परचेस किए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ पैसा कंपनी को उसने दिया होगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, चाहे कंपनी करे चाहे वो करे, क्या उसको पैसा वापस मिलेगा क्या उसका? और दूसरी बड़ी बात, कंपनी ने भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में उसको कुछ डिविडेंड पे कर दिया हो, तो कंपनी को अपना डिविडेंड का पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज तो क्या कहता है, सर माइनर लेगा तो सही पर कुछ भी देगा नहीं। यानी माइनर ने जो पैसा दिया वो माइनर को वापस तो मिल जाएगा, लेकिन माइनर ने जो कंपनी से लिया है वो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज सर हम पढ़ के आए माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी, लेकिन यहां पे आप लोग इस वक्त में पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। तो जहां कंपनीज एक्ट कुछ और बोलेगा वो फॉलो करना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है। देख लीजिए क्लियर बोला है, ऑन आइदर केस, दोनों ही केसेस में, चाहे माइनर कैंसिल करे या कंपनी कैंसिल करे, दोनों ही केसेस में द कंपनी मस्ट रिटर्न द मनी। कुछ बात समझ में आ गई आपको? कंपनी को माइनर को वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। सपोज करो 5 रुपीज का एप्लीकेशन मनी दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी है, तो कंपनी जब उसका कैंसिल करे या वो कैंसिल करे, कैंसिल जब भी हो रहा है माइनॉरिटी टाइम के अंदर, तो उसका पैसा उसको वापस कंपनी कर देगी। बराबर क्लियर है? क्योंकि माइनर बेनिफिशियरी होता है हमारा वो पॉइंट। लेकिन उसने कंपनी से जो पैसा ले लिया डिविडेंड वगैरह का, उसका क्या करना है वो चीज आप देखें। माइनर बी likewise completed to restore to the company the benefit received by him और नॉट लगा दिया। पूरा पढ़ना, यहां तक पे डिसीजन मत ले लेना। उसने जो कंपनी से बेनिफिट लिए, बेनिफिट का मतलब यहां मेनली समझ लो डिविडेंड लिया हुआ ना, मॉनेटरी टर्म में तो डिविडेंड लिया। चलिए जी, ये वर्ड थोड़ा सा फोकस कर लेना। डिविडेंड जो लिया, ठीक है, बेनिफिट जो लिया मतलब डिविडेंड जो लिया, वो वापस करना है कि नहीं करना है?
ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? देखो, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यानी ये चीज कोर्ट के हवाले कर दी हमने कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो उसको वापस करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहां पे हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोविजन भी लग जाता है। वो पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा ये प्योरली डिपेंड करेगा कोर्ट की चॉइस के ऊपर। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर सही है। तो माइनर के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं किन में कैपेसिटी होती है, तो माइनर में नहीं होती है। माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, हम लोग पढ़ करके आए, लेकिन गलती से अगर माइनर को शेयर दे दिए गए तो कंपनी या माइनर उसको माइनॉरिटी टाइम के अंदर कैंसिल कर देगा। दोनों ही केसेस में माइनर ने जो पैसा कंपनी को दिया उसको वापस मिलेगा। कंपनी को वापस करना है कि नहीं करना है डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द कोर्ट। कहानी खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। नो लायबिलिटी ड्यूरिंग माइनॉरिटी इफ द माइनर नेम कंटिन्यूज ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड नीदर पार्टी कैंसिल द अलॉटमेंट। सपोज करो कि ऐसा हो गया कि हाँ, माइनर का नाम वहां से हटा ही नहीं, ना तो कंपनी ने काटा किसी वजह से, पता ही नहीं चला हो, ना माइनर ने कट किया, मान लो, मे भी हो सकता है। द माइनर डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी ऑन दी शेयर्स ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब अगर आपने इस बीच में कोई कॉल का पैसा मंगवा लिया उसके माइनॉरिटी टाइम के अंदर ही, अभी मेजर होने के बाद की बात मैंने नहीं की है, माइनॉरिटी टाइम के अंदर ही कोई कॉल का पैसा ड्यू हुआ, अगर उस बंदे ने नहीं किया पे, तो आप उसको लायबल नहीं कर पाओगे। तो सर तब उनको पता भी लग जाएगा कि वो माइनर है, बिल्कुल, तब आप चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से, लेकिन उसका पैसा तो उसको फिर वापस करना पड़ जाएगा। बराबर, तो लायबल नहीं करोगे। सोचो इस बीच में वो पार्टली पेड अप शेयर का ओनर बन चुका है, रजिस्टर में मान लेते हैं उसकी जगह पे उसके गार्जियन ने साइन किए तो उनका नाम भी आ गया है। अब माइनॉरिटी टाइम में ही अगर कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो जाए तो याद करो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त में कंपनी वाउंड अप होती है तो एक लिस्ट बनती है कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। उन शेयर होल्डर्स को पहले पकड़ते हैं जिनका पार्टली पेड अप है, उनसे पैसा वसूल करते हैं, लाओ भाई पे करना है आगे हमको लाइबिलिटीज का। तो उसमें ये माइनर भी है या इसके गार्जियन भी है, तो क्या इनको लाइबल करोगे? क्या सवाल ही नहीं। नो लाइबिलिटी फॉर माइनर एंड गार्जियन पढ़ना यहां से क्लियर बोला। इफ एन एप्लीकेशन इज मेड बाय फादर एज ए गार्जियन ऑफ हिज माइनर चाइल्ड, फादर ने माइनर के बिहाफ पे शेयर्स अप्लाई किया था और कंपनी ने माइनर के नेम से शेयर, सर गार्जियन के नाम से किए हो तो फिर तो ये पूरा प्रोविजन ही क्यों पड़ता? गार्जियन के नाम से अगर रजिस्टर कर दिए तो फिर माइनर मेंबर वाली बात ही खत्म हो गई, मेजर बंदा मेंबर बन जाएगा। तो माइनर के पेरेंट्स ने, गार्जियन ने, फादर ने अप्लाई किया था माइनर के नाम से और माइनर के नाम से शेयर रजिस्टर्ड भी हो गए हैं। तो लॉ क्या कहता है? बहुत कमाल की लाइन कहता है, समझना, न तो माइनर न ही गार्जियन, बोथ द माइनर एंड गार्जियन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। वो लोग जो वाइंडिंग अप पे कंपनी को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पूरा सेफ कर दिया भाई हमने। माइनर जब तक माइनॉरिटी का टाइमिंग है तब तक भी लायबल नहीं है, इस बीच में कंपनी का वाउंड अप चालू हुआ तो भी हम माइनर को रिस्पॉन्सिबल या उसके गार्जियन को रिस्पॉन्सिबल करने वाले नहीं है। क्लियर मैटर? अब सवाल आता है कि अगर वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है तो क्या होगा? तो यहां हमारा पुराना नॉलेज क्या कहता है? पुराना नॉलेज बोले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज क्या कहता है? सर हमने पढ़ा था कि एक माइनर माइनॉरिटी के टाइम पे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को मेजर होने पर रेटिफाई नहीं कर सकता है सर, ये हम लोग पढ़ के आए। तो सर मेजर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इधर कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। कंपनीज एक्ट थोड़ा सा मैटर को चेंज कर रहा है, चेक करो, देखो कंपनी लॉ क्या बोलता है। ऑन अटेंडिंग मेजोरिटी इफ द एलओटी, अब कंपनी तो कैंसिल करेगी नहीं क्योंकि कंपनी जानती है कि ये बंदा अब लायबल हो सकता है। इफ द एलओटी बोले तो माइनर, जो अब तक माइनर था, डज नॉट कैंसिल, डज नॉट एपिडेट का मतलब डज नॉट, अगर वो यानी मेजर होने के बाद भी चांस दे रहे हैं कैंसिल कर ले, अटेंडिंग मेजोरिटी कर रहा है तब तक कैंसिल कर ले, ही बिकम्स लायबल एज ए मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ एस्टोपल। बहुत काम की चीज है, स्टॉप टू डिनाई। कुछ ऐसा कर लिया उसने कि कंडक्ट के थ्रू अपने आप को मेंबर शो कर दिया, मेजर होने के बाद कुछ ऐसा कर दिया, अब उसका मना करने का राइट खत्म। ध्यान में आ गया ना? एस्टोपल पहले भी आ चुका है, हाँ, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी हमने शेयर सर्टिफिकेट के टाइम पे पढ़ा था। राइट ऑफ एस्टोपल, कैन नॉट डिनाई, मना नहीं कर सकता। सर एस्टोपल कैसे कर लिया वो समझो। मेजर होने के बाद में, मेजर जब वो हो गया, कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड और इस भाई ने डिविडेंड एक्सेप्ट कर लिया,
बराबर। फटाफट से डिविडेंड को इस भाई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। कंपनी ने कुछ कॉल मनी मंगवाई होगी और इसने कॉल मनी क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसका कर दिया, 1-2 रुपया पेमेंट भी कर दिया, बराबर। हो सकता है कंपनी ने इसको मीटिंग में बुलाया, सब बेजर होने के बाद बुलाया, पहले भी था, लेकिन अब बात खास है कि उस वक्त डिविडेंड लिया होगा, उसको कॉल मनी दे दिया होगा, हो सकता है। लेकिन अब मेजर होने के बाद में डिविडेंड दिया उसने लिया, कॉल मनी दिया उसने लिया, मीटिंग में बुलाया उसने, बकायदा मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया, या कह सकते हो मीटिंग के अंदर वोट भी कर दिया। तो ये सारे करने का मतलब क्या हुआ, अब हम मान लेंगे कि ये पर्सन जो है इसने बाय एस्टूपल एक्सेप्ट कर लिया है, अभी इसको मना करने का राइट नहीं है। तो बहुत कॉमन कंसेप्ट है भाई, आपको मना करने का राइट लॉ ने दिया था ना, तब मना कर सकते थे ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे। मेजर होने के बाद ही इनमें से कुछ भी करके, सारे काम नहीं कह रहा हूं, इनमें से कुछ भी करके आपने अपने आप को शेयर होल्डर शो कर दिया कि हाँ भी मैं शेयर होल्डर हूं, अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको राइट दिया था, तब आपने राइट का यूज नहीं किया, अब कोई भी राइट आपका मिलने वाला नहीं है, ये आप लोग को इधर ध्यान रखना है। आप याद करो, कंक्लूसिव एविडेंस पढ़ाते वक्त मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो शादी वाला, कि भाई वो दुल्हन के साथ फेरे हो रहे थे और दुल्हन जो है वो चेंज हो गई। अब दुल्हन जैसे ही घूंघट हटाया दुल्हन चेंज हो गई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे, तब तो आपने किया नहीं। अब 2-3 साल बाद जाके आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहे हो भाई, तब तक तो चुन्नू मुन्नू भी आ चुके हैं और फैमिली आपकी बढ़ चुकी है, तो अब तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, आपने कंफर्म कर दिया है। अभी एस्टूपल करने, अब एस्टूपल लग गया आपका, आप तब कैंसिल कर सकते थे, अब जाकर के आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहोगे। सर 2 साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था, अब आपको राइट नहीं है, क्योंकि आपने कंफर्म कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। सेम वैसे यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इन सारी चीजों से कंफर्म हो गया है, अब कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान में रखोगे, बराबर। चलें नेक्स्ट पे आ जाएं। अब माइनर को मेंबर बना देते हैं अपन, जो अपन ने पहले भी पढ़ा। माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी बाय एक्वायरिंग शेयर्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। याद आ गया है ना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के थ्रू अगर शेयर आ रहे, परचेज नहीं करेगा, ट्रांसफर के थ्रू आ रहे, पप्पा छोड़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस शेयर्स होने चाहिए फुल्ली पेड अप, ये ध्यान में रखना, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, और कोई भी ऑब्लिगेशन उन शेयर्स के साथ में नहीं होना चाहिए भाई। तो आप माइनर को भले ही मेंबर बनाओ। दीवान सिंह वर्सेस मिनर्वा फिल्म्स लिमिटेड के केस में यही डिटेल्स हमारी थी कि माइनर जो है वो इस तरह से ट्रांसफर के थ्रू मेंबर बन रहा है, कंपनी कह रही है आप नहीं बन सकते हैं, शेयर्स हमारे फुल्ली पेड अप हैं, तो लॉ कहता है कि बिल्कुल मेंबर यहां पे बना जा सकता है। फुली पेड अप शेयर्स में अगर माइनर को ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रहा है तो कंपनी मना नहीं करेगी, बिल्कुल आप एज अ मेंबर आ जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी तो कुछ अटैच है नहीं, डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे, और माइनर ऑलवेज बेनिफिशियरी होता ही है। तो ये एक तरीका ही है जब माइनर किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो माइनर से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स इधर खत्म हो गए। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे माइनर से कनेक्टेड हैं, बराबर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंपनी, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है? यस, अगर आर्टिकल ऑथोराइज करे तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है। सेक्शन 19 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कुछ है ही नहीं पढ़ने को, फटाफट आगे आ गया। फर्म, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी के मेंबर बन सकती है? छोटे छोटे क्वेश्चन से देखो, क्या एक पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? क्या नहीं बन सकती है? ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं, कैन नॉट बी ए मेंबर। फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। देख रहे हो, पढ़ के आए हो ना ये तो फर्म के ये जो इंडिविजुअल पार्टनर देख रहे हो, ये पार्टनर खुद अपनी कैपेसिटी में पर्सनली एज अ मेंबर बने कंपनी के तो चलेगा, फर्म के नाम से तो नहीं बनोगे, क्योंकि फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। शेयर्स आर टू बी हेल्ड इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स, भले ही बन जाओ, अलग अलग लो, ज्वाइंट शेयर होल्डर बन के ले लो, लेकिन फर्म के नाम से तो नहीं करोगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, फर्म कैन बी मेंबर इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, लॉ ने इसको परमिट किया है। सेक्शन 8 कंपनी याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट था। नॉन प्रॉफिट कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हमारी थी, हाँ, जिसमें प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं हम काम करते हैं, हम चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं। वहां अगर, क्योंकि फर्म के नाम से वह बन भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट का कुछ है नहीं, तो वहां एक फर्म अपने नाम से, भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनीज में ओनली।
अदरवाइज फर्म कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है? क्या कोई कंपनी फर्म की मेंबर बन सकती है? क्या 100% बन सकती है? टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो एक कंपनी फर्म की पार्टनर बन सकती है। हाँ, कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन एनी पार्टनरशिप फर्म, ये आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल बन सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर उसकी तरफ से अरे वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देंगे ना, डायरेक्टर वगैरह कंपनी के हैं, वो सब संभाल लेंगे वहां फर्म के अंदर भी। तो एक फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट सेक्शन 8, लेकिन एक कंपनी फर्म की मेंबर बन सकती है, लॉ की परमिशन देता है। अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल पॉइंट है, खत्म हो गया। चलो अगले पे बात कर लेते हैं। इंसॉल्वेंट देख रहे हो, जेबें खाली हो चुकी हैं भाई साहब की, तो क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है क्या? यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, पहले जनरल बात करते हैं। यस सर, इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं बन सकता है सर, क्योंकि स्पेशली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है सर, ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए जेबें खाली है बंदे की, कुछ देगा नहीं तो उसको मेंबर नहीं बनाएंगे। अपने पढ़ा भी था, ट्रांसफर के केस में भी पढ़ा था कि जो फाइनेंशियली इनकैपेबल है उसको कंपनी मना कर देगी, शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो भी मना करना है। लेकिन एक बंदा जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है और बाद में इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्या करना है? तो हमने कहा कैन बी ए मेंबर, हो सकता है कैन बी ए मेंबर, मतलब पहले से मेंबर है, बाद में इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हो सकता है एज लॉन्ग एज हिज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये इस केस के अंदर भी यही था, डब्ल्यू के एंड सन्स में इसी तरह की बात थी कि बंदा इंसॉल्वेंट होता है, उसका नाम रजिस्टर से हटाया जा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब, जब बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल रिसीवर उसके शेयर्स को लेकर के किसी को बेचता है, तो जब ऑफिशियल रिसीवर शेयर्स लेगा, किसी को बेचेगा, तब उसका रजिस्टर से नाम हटेगा। तब तक भले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया है, कंपनी का मेंबर तो रहेगा, हटा थोड़ी सकते हो, डिविडेंड वगैरह भी लेगा। तो ही इज अ मेंबर एंड एंटाइटल टू वोट, बिल्कुल वोट भी कर सकता है, इवन दो इज शेयर वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी। इवन उसके शेयर असाइनी ने अटैच कर लिए कि भाई आपके शेयर अब हमारे पास में रहेंगे, भले ही रख लो ना सर, कौन मना कर रहा है, आप रखो, कोई टेंशन नहीं, राइट्स तो सारे मेरे ही हैं, मुझे ही मिलने वाले हैं। हाँ, अब जो डिविडेंड वगैरह मिले उससे आप लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना। सिर्फ इसका नाम कब हटेगा, किसी भी पर्सन का नाम हटता कब है यहां से, जब उसके शेयर किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। याद करो, ट्रांसमिशन में अपने डेथ भी पड़ी थी और इंसॉल्वेंसी पे भी बात की थी। तो जब तक दूसरे बंदे का नाम रजिस्टर में नहीं आता है, तब तक इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर रह सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यू अलॉटमेंट है तो वैसे भी नहीं करेंगे, पॉकेट खाली है, पैसा किधर से देगा, सिंपल सी बात हो गई, खत्म। चलिए जी, तो 4-5 चीजें कर ली, माइनर के बारे में पढ़ लिया, माइनर के बाद में हमने कंपनी एक दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, आर्टिकल्स परमिट करें तो, फर्म नहीं हो सकती है एक्सेप्ट सेक्शन 8, लेकिन कंपनी फर्म की मेंबर बन सकती है। इंसॉल्वेंट पर्सन एज अ मेंबर नहीं आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी मेंबर है और इंसॉल्वेंट हो गया है तो कंटिन्यू करेगा जब तक उसका नाम रजिस्टर से नहीं हटता है। बराबर, ठीक है, समझ गए, कोई टेंशन तो नहीं। अब छोटी सी बात जो मैंने आपसे पिछली क्लासेस में की थी, मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, क्या कोई डिफरेंस है यार? नॉर्मली जनरली मेंबर्स एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल, एक ही बात है, हम कभी मेंबर बोल देते हैं, कभी शेयर होल्डर बोल देते हैं, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सिचुएशन अलग है, याद करो मैंने बताया था, मैंने आपको कहा था कि मरने वाले का लीगल हेयर जब तक अपने नाम से रजिस्टर्ड नहीं करवा लेता, तब तक वो शेयर होल्डर तो रहेगा लेकिन मेंबर नहीं। फर्क है, मेंबर वो है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है, बराबर, और जिसको वोटिंग के राइट्स है। सेकंड नंबर, वारंट होल्डर, याद आया आपको, मैंने वारंट का मतलब समझाया था, बेयरर डॉक्यूमेंट जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप शेयर वारंट होल्डर है, सर्टिफिकेट नहीं, वारंट होल्डर, तो आप शेयर होल्डर जरूर हैं, लेकिन रजिस्टर में कंपनी के आपका नाम नहीं है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो आप शेयर होल्डर हैं लेकिन मेंबर नहीं है। तो दो कंडीशन, पहली, फर्स्ट में मैंने आपको कहा अगर आप लीगल हेयर हैं तो शेयर होल्डर हैं और मेंबर नहीं है जब तक अपने नाम से रजिस्टर नहीं कराते। सेम वैसे अगर आपके पास वारंट है, शेयर वारंट है, तो शेयर वारंट के केस के अंदर भी आप शेयर होल्डर तो हैं, लेकिन कहीं पर भी आप कंपनी के मेंबर नहीं है। तीसरी चीज, जहां आप मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप जानते हो ना गारंटी कंपनीज का कंसेप्ट क्या होता है। गारंटी कंपनीज के अंदर आप शेयर कैपिटल होती नहीं है, तो हैविंग नॉट हैविंग दोनों है ना, ओनली गारंटी कंपनी, तो आप मेंबर तो बन रहे हो लेकिन शेयर होल्डर नहीं बन पाओगे। देखो आप ये तीनों पॉइंट आपको देके रखें, पढ़ के देखो, सब लोग यही है, तीनों पॉइंट फटाफट रीडिंग लगाओ इन पॉइंट्स की। हाँ जी, तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे आप लोग।
In case of a company not having share capital, member is not be a shareholder. Share warrant holder is a shareholder but not a member. तीसरा पॉइंट सी वाला, लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज मेंबर, मरने वाले का लीगल हेयर इज अ शेयर होल्डर, लेकिन मेंबर नहीं है। कब तक नहीं है, कब तक नहीं है, देखो वही लाइन है, अंटिल ही अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। जब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर देता, उसके नाम से शेयर रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, तब तक मेंबर नहीं माना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये वो सिचुएशंस है जहां पे शेयर होल्डर और मेंबर अलग अलग होते हैं, अदरवाइज इंटरचेंजेबल है, कभी शेयर होल्डर को मेंबर, कभी मेंबर को शेयर होल्डर बोल देते हैं, खत्म का। वैसे तो चैप्टर इतना ही है, ठीक है, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स और ले लिए। हमने कुछ राइट्स और ड्यूटीज यहां मेंबर्स की लिख दी है, ज्यादा कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। आपको इसमें से मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में, जो भी 4-5 याद करके चले जाना, पूरे चैप्टर लिख देना। देखो इन जनरल भी एक मेंबर को डिविडेंड का राइट है, उसको मीटिंग में अटेंड करने का राइट है, मीटिंग में वोट देने का राइट है, बोनस शेयर लेने का राइट है, अच्छा उसके अलावा राइट शेयर लेने का भी उसका राइट है, तो रेजोल्यूशन पास करवाने के राइट्स हैं। तो इतने सारे राइट्स हमने उसको दे दिए, तो ये सब लिखना ही तो है आपको। शेयर, ये देखो आप, सबसे पहला शेयर सर्टिफिकेट लेने का राइट है, आपको खुद को ही पढ़ना है, ये मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरा रोल है। हाँ, शेयर ट्रांसफर करने का राइट है, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग का नोटिस, वोट करना, सारे राइट है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे कुछ सेक्शंस के अंदर कि कंपनी जो मेंबरशिप रजिस्टर वगैरह रखती है ना, बहुत सारे, हाँ, उनको इंस्पेक्ट करने का, उनके इंडेक्सेस देखने का, रिटर्न्स की कॉपी वॉपी, जो आपने एनुअल रिटर्न वगैरह भेजा भी है ना, तो उन सबकी कॉपी वॉपी देखने का राइट है मेंबर के पास में, राइट टू गेट राइट शेयर्स। फिर मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी लेने का भी राइट है। अच्छा, मिनट्स याद आया आपको? मैंने कहा था पहले भी, जनरल मीटिंग का समरी होता है कि जनरल मीटिंग में आपने क्या क्या डिस्कस किया। कैपिटल रिडक्शन में भी अपन ने पढ़ा था कि आरओसी को भेजना पड़ता है, तो उसकी कॉपी भी लेने का राइट है, बिल्कुल उसकी कॉपी ले सकता है। फिर डायरेक्टर, ये क्या है, ये सीए फाइनल में पढ़ोगे यार, डायरेक्टर्स को हटाने का, उड़ाने का मतलब और लगाने का, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है, तो उसको हटाने का राइट भी इनके पास है, उसको अपॉइंट करने का राइट भी इनके पास है। ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, 8th पॉइंट की, सब फाइनल के टॉपिक्स हैं। P&L बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट का कॉपी लेने का राइट है। उसके अलावा जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं कोई भी, राइट टू पार्टिसिपेट इन पासिंग एसआर व्हाट द कंपनी मे बी बाउंड अप बाय द कोर्ट, तो भाई हर रेजोल्यूशन में पार्ट लेने का राइट है ही है। यहाँ स्पेशली हमने बोल दिया कि कंपनी में, आप सी फाइनल में पढ़ोगे कि 2 तरह से वाइंडिंग अप होता है। सर 2 तरह से वाइंडिंग अप कैसे होता है? एक कंपल्सरी, एक वॉलेंट्री। कंपल्सरी तो तब जब पैसा देने को नहीं है, वॉलेंट्री तब होता है जब शेयर होल्डर की खुद की डिजायर हो, तो जब उसके लिए एसआर पास होगा तो उसमें भी वो वोट कर पाएगा। तो कॉमन राइट है ना यार, आप बहुत इजीली लिख सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने याद हो जाए, 5, 6, 7, 8 जितने चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मेंबर के राइट्स तो आपको पता ही है, कोई खास बात नहीं। अब राइट है तो भैया ड्यूटीज भी है। सर क्या ड्यूटीज हैं? शेयर, सर शेयर लेने की ड्यूटी है क्या? अरे कौन से शेयर्स में, सुन तो लो। जब एप्लीकेशन मनी आपने दी, आपको शेयर्स अलॉट करने के लिए हमने अलॉटमेंट लेटर भेज दिया है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि शेयर्स ले लो ना भाई, अलॉटमेंट का पैसा दो और शेयर्स ले लो टाइम पीरियड के अंदर, बराबर। सेकंड नंबर, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा टाइमली पे करना चाहिए, आपका ड्यूटी बनता है, बराबर। अब थर्ड पॉइंट समझो, हम लोग जब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो एटलीस्ट 75% चाहिए। सपोज करो हमने मीटिंग बुलाई और उसमें 75% या 80% से मान लो रेजोल्यूशन पास हुआ, तो रिमेनिंग 20 वालों की क्या ड्यूटी बनती है कि अब जब पास हो गया है तो आपको उन 80 वालों का सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि बार बार टांग लाओगे, भाई प्रॉपर तरीके से पास हुआ है, हाँ उस वक्त तक आपको सपोर्ट करना है मेजोरिटी का, जब तक कि आपके लिए कोई चीज ऑपरेसिव, अन्यायपूर्वक या फ्रॉडुलेंट या आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मेला फाइट नहीं हो, तब तक आप मेजोरिटी को सपोर्ट करोगे, क्योंकि पास तो हो गया है। अब ये ऑपरेसिव, फ्रॉडुलेंट और मेला फाइट को याद रखने के लिए याद करो, अपन ने मेमोरेंडम आर्टिकल्स वाले चैप्टर में एनरिचमेंट वाला एक पॉइंट पढ़ा था, याद आया आपको? जहां हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को के राइट्स को सेफ करने के लिए एक क्लॉज बना देते हैं अपना, बस वही ये पॉइंट है। तो जब लगे आपके लिए ऑपरेसिव है तो आपको विरोध करना चाहिए, अदरवाइज सपोर्ट करना चाहिए। मेजोरिटी है, पास हो गया, एक जई धार तो चलती रहती है ना। फिर लास्ट वाला तो आप लोग जानते हो, मेंबर का ये भी राइट है, जिस वक्त कंपनी वाउंड अप हो रही होगी, अगर आपका कॉल का पैसा ड्यू है तो आपको एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी देना पड़ेगा। अगर आप गारंटी कंपनी के मेंबर हो तो वाइंडिंग अप के टाइम में गारंटी का पैसा आपसे मंगवाया जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है, कब? वाइंडिंग अप के टाइम पे। अपना लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी का कंपनी का डेफिनेशन पढ़ लेना, टू
क्लॉज 21 में और 2 क्लॉज 22 के अंदर यही लिखा हुआ है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के एसेट में ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। पार्टली पेड अप शेयर है तो शेयर पे पैसा, नहीं तो गारंटी का पैसा आपको कंट्रीब्यूट करना है। दीज आर सम लाइबिलिटीज, कोई खास बात थी नहीं, बहुत फास्ट मैंने ले ली। अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देखो मजा आएगा आपको और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसके ऊपर है। 6-7 क्वेश्चन ही हैं तो खत्म कर लेते हैं, हमारा चैप्टर जो है वो आज खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है। श्याम का नाम अपीयर है रजिस्टर मेंबर ऑफ कंपनी में। श्याम का नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया गया। ही कंटेंट दैट ही इज नॉट अ मेंबर, वो कह रहा है भाई साहब मैं मेंबर हुई नहीं। कंपनी बोलती है कि श्याम ओरली एग्री हुआ था। आपको याद है वो रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन का एक सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, याद आया? उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था कि मेंबर कह रहा है मेरा नाम फालतू में लिख दिया है सर, हटाओ मेरे नाम को। कंपनी कह रही है नहीं नहीं एग्री हुआ था, इसका नाम तो लिखा जाएगा। ये एनसीएलटी के पास पहुंचेगा, कंप्लेन करेगा सर रजिस्टर रेक्टिफाई करो, फालतू में मेरा नाम लिख दिया है ना? तो क्या यहाँ पे श्याम सही है कि कंपनी सही है? बट ऑब्वियस श्याम सही है, कंपनी गलत है यहाँ पे, क्योंकि हु इज मेंबर की डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि मेंबर का नाम तभी लिखा जाएगा जब वो रिटर्न कंसेंट देगा, ओरल कंसेंट से काम नहीं होता। तो इसके आंसर में क्या करोगे, 255 की पूरी डेफिनेशन लगा देना। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो 2 लाइन में खत्म कर दोगे आप तो 2 क्लॉज 55 में तीनों पॉइंट्स लिख देना, उसके बेस पे फिर अपना आंसर बना के आप लिख दोगे। चलिए माइनर के क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड नंबर, how company issue 30 partly paid up shares, equity shares and registered them in the name of minor। बहुत गड़बड़ कर दी कंपनी ने भाई साहब, समझ रहे हो? पार्टली पेड अप शेयर माइनर के नाम पे कंपनी ने कर दिए हैं रजिस्टर्ड, जो नहीं करने चाहिए थे, डिस्क्राइबिंग हिम एज ए माइनर। माइनर के फादर साहब ने, पिताश्री, महाभारत रामायण देख रहे हो ना, तो माइनर के पिताश्री ने एप्लीकेशन पर माइनर की तरफ से इनके बिहाफ पे कर दिए हैं साइन। आफ्टर सम टाइम कंपनी चली गई है लिक्विडेशन में, समझ रहे हो? वही अपना पुराना कंसेप्ट, वाउंड अप पे चलेगी। अब वाउंड अप पे चले गई तो लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनेगी भैया किन किन से मंगवाना है पार्टली पेड अप, तो ये माइनर भाई साहब भी आएंगे, ये नहीं तो इनके पिताश्री को पकड़ेंगे। देखो, द कंपनी फाइल ए सूट अगेंस्ट फादर ऑफ द माइनर, समझ रहे हो? माइनर के फादर पर, माइनर पे तो कर नहीं सकते थे, तो माइनर के पिताश्री के ऊपर केस लगा दिया इन्होंने कि सर आपने साइन किया था तो पार्टली पेड अप शेयर का बचा हुआ पैसा आप निकालो। तो क्या कंपनी सक्सीड करेगी? क्या क्लियर कट प्रोविजन अपन ने पढ़ा है, न तो माइनर को न उसके पिताश्री को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, गार्जियन को। नो company will not succeed, the shares are not succeed, the shares are registered in the name of minor, he shall enjoy all the benefits of a member without incurring any liability। क्लियर अपन ने पढ़ा था। the question of his father becoming liable does not arise as he is not a member of company। कितनी बढ़िया चीज लिखी है अपन ने यहाँ पे। देखो भाई, माइनर को लाइबल कर नहीं सकते और उसके जो पिताश्री हैं वो तो मेंबर है ही नहीं, तो उनको लाइबल आप कैसे करोगे? कहानी खत्म हो जाएगी। तो प्रोविजन आपको पता है यार, अब 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लिख सकते हो आंसर को। थ्योरी क्वेश्चन आ गया, कैन अ माइनर बी ए मेंबर ऑफ कंपनी? जनरल आंसर हमारा नो है, लेकिन आप मिनरवा फिल्म्स लिमिटेड वाला, वो दीवान सिंह वाला जो केस का रेफरेंस देके लिखोगे कि फुल्ली पेड अप शेयर्स के अंदर बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर तो नो से ही जाएगा हमारा कि नहीं बन सकता है। एक लाइन ये भी लिखेंगे कि इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर माइनर कैन बी अ मेंबर। हाउ कैन बी पर्सन बिकम अ मेंबर? जब फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसके आंसर में आपको लिखना चाहिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 55, वो मेंबर बनने के तरीके। छोटा क्वेश्चन, एक लाइन का, कैन अ कंपनी बी अ पार्टनर ऑफ एनी फर्म? क्या एक कंपनी फर्म की पार्टनर बन सकती है क्या? यस बन सकती है। इसका आंसर तो हाँ में गया, यानी इतना क्वेश्चन पूछे तो यस, कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन एनी फर्म, बन सकती है ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी, जरूर लिखना। वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या? क्या एक फर्म कंपनी के मेंबर बन सकती है क्या? आप लिखोगे नो, नहीं बन सकती, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनीज। कुछ ध्यान में आ गया भाई आप लोगों को? उसमें बन सकती है, अदरवाइज परमिशन नहीं है। छोटा वाला क्वेश्चन है अपना एकदम, एक लाइन का, पहले भी एग्जाम में जब भी आया एक नंबर का आया। 6 नंबर क्वेश्चन भी देखो, ऑनेस्ट साइकिल लिमिटेड के पास में हैज रिसीव एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आई फॉर ट्रांसफर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप इन द फेवर ऑफ बालक, मिस्टर बालक।
यानी ऑनेस्ट साइकिल लिमिटेड के पास में एक एप्लीकेशन आती है और उस एप्लीकेशन में है कि भाई 1000 शेयर 10 रुपए का एक है और फुल्ली पेडअप है, और वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आई है बालक के फेवर में ट्रांसफर करने के लिए। स्क्रूटनी यानी कि जांच करने पे, चेक करने पे पता लगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें जो एप्लीकेंट है जिसके फेवर में शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वो माइनर है। तो आपको बोला कि भाई बताओ एडवाइस द कंपनी। अब इसमें दो क्वेश्चन है, थोड़ा समझो, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो ढंग से करना। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिया माइनर का कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बताओ, इसका कनेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, कंपनीज एक्ट से है ही नहीं। तो यहां आपको वो लिखना है एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एबिनिशियो एज और अकॉर्डिंग सेक्शन तो लिखोगे ही, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष बराबर। तो यहां तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाली वो जो लाइंस थी वो लिखनी है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात पूछी गई, वेदर शेयर्स कैन बी एलोटेड टू द बालक बाय वे ऑफ ट्रांसफर, क्या हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी ट्रांसफर टू अ माइनर। बिल्कुल हो सकते हैं सर, मना हमारी तरफ से है ही नहीं। दीवान सिंह वर्सेस मिनरवा मिल्स का हमारा केस का रेफरेंस आप लगा सकते हो, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन पे आगे। आप खुद ही देख लो यार कितने क्वेश्चंस, सारे माइनर के भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा माइनर पे ही है, तो पढ़ करके जाना है, क्वेश्चंस कर लोगे इतना सा तो पोर्शन आराम से हो जाएगा। आरएसपी लिमिटेड अलॉटेड 500, अलॉट किया, ट्रांसफर नहीं किया, अलॉट कर दिया, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 100 ईच टू जेडम माइनर इन रिस्पॉन्स ऑफ हिज एप्लीकेशन विदाउट नोइंग दैट ही वॉज अ माइनर, और उसका नाम रजिस्टर मेंबर में भी लिख दिया। हुआ क्या होगा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, इस भाई ने अप्लाई किया और माइनर ने शेयर पे पूरा पैसा भी चुका दिया है। सबसे कमाल की बात समझो, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए, कंपनी को ध्यान रहा नहीं, उसको शेयर लॉट भी कर दिया, उसका नाम भी लिख दिया। बाद में जाकर के कंपनी को इस फैक्ट का पता लगा कि यार एक माइनर को हमने मेंबर बना दिया है। वैसे देखें तो दिक्कत क्या है यार, पूरा पैसा तो आ ही चुका था ना, पर कंपनी को एक वो डर भी था कि क्या पता ये कैंसिल करवा देगा, तो हम क्यों ने पहले कर दें। तो कंपनी ने उसके, या कंपनी में कुछ वो ज्ञानी लोग बैठे होंगे और उससे और माइनर है, माइनर है, माइनर है, हटाओ इसको, हटाओ इसको, तो इन्होंने उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। ठीक है, स्टक ऑफ का मतलब उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से कंपनी ने काट दिया। ठीक है, फिर यहां तक तो ठीक था, पर यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे ये जो लाइन है, उसने जो शेयर्स पे पैसा दिया था 500 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से, 50,000 रुपए जो उसने दिए थे, 50,000 ही हुए ना, वो कंपनी ने कर लिए फोरफिटेड। अब यहां पे आ गया गदर का सनी देओल, समझ रहे हैं? हाँ भाई, आपका देश जिंदाबाद है, रहने दीजिए, लेकिन हमारा देश जो है वो भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आपने मेरा अलॉटमेंट कैंसिल किया, चलेगा, आपने मेरा नाम रजिस्टर से हटाया, चलो वो भी चलेगा, लेकिन आपने मेरा शेयर का पैसा फोरफिट कर लिया, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। इतना छूट दे दी तुमको हमने, दो दो काम करने को तुमको बोल दिया, इतना छूट देने के बाद भी अब तुम मेरा शेयर का पैसा भी फोरफिट करोगे, ये नहीं चलेगा, है ना। इधर गुस्सा आ गया उसको एकदम, वो बिल्कुल वो क्या था, हैंडपंप उखाड़ने वाला गुस्सा आ गया सनी देओल वाला। उसने क्या किया देखो, ही फाइल ए सूट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द कंपनी। अपने इधर लीगल गुस्सा आता है, ध्यान रखना, लीगल गुस्सा आता है तो हम सीधा किधर पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचते, इट्स कॉल्ड लीगल गुस्सा। तो लीगली गुस्सा आया तो वो सीधा कोर्ट में पहुंच गया, केस फाइल कर दिया है। बताइए आप यहाँ पे कि जेड वुड बी गिवन एनी रिलीफ, क्या कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी सर। कंपनी ने जो नाम वाम हटाया वो सब कुछ सही था, लेकिन पैसा फोरफिट नहीं कर सकते हो, जो उसने शेयर का पैसा दिया वापस देना पड़ेगा। हमने भी यही लिखा, कंपनी के पास पावर है, बिल्कुल, कंपनी इज एम्पावर्ड टू कैंसिल द अलॉटमेंट। भाई करो ना कैंसिल, कौन मना कर रहा है? ठीक है, उसका नाम हटाना है, तुम नाम भी हटा दो सर, मना नहीं है हमारा, बिल्कुल, बट द डिसीजन ऑफ कंपनी टू फोरफिट द एंटायर शेयर मनी इज रॉन्ग। ये गलत है तो गलत है, और कंपनी मस्ट रिफंड टू मनी टू जेड। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जेड को सारा पैसा वापस करना ही करना पड़ेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 9 जो है यहां आकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो सेक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, तो 70 पे आके हम रुके थे, और 71 पे पहुंचने से पहले यहां तक से रिलेटेड ये एक पॉइंट और बहुत अच्छा हमारे पास में था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी।
एक तो मेंबर का ये डेफिनेशन, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वाले लोग जो रिटर्न में एग्री हुए, दोनों ही केसेस में रजिस्टर मेंबर में नाम आ रहा है, या डिपॉजिटरी के थ्रू अगर शेयर्स लिए हैं आपने तो आपका नाम जब डिपॉजिटरी की लिस्ट में है, उसके रिकॉर्ड्स में है, तो आप कंपनी के मेंबर हो, फिर भले इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों ही केसेस में हो। माइनर के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए, इसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए, बाकी सब सिंपल बातें थी पार्टनरशिप वगैरह की, इंसॉल्वेंट की। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस देख लिया। राइट्स एंड ड्यूटीज का पॉइंट तो ठीक है, एक बार बस पढ़ने के लिए था, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में रहेगा सेक्शन नंबर, अकेला ही सेक्शन है, पूरा एक चैप्टर एक अकेले सेक्शन पर है, 71, जिसमें सारे डिबेंचर्स के प्रोविजन हम लोग करने वाले हैं। हमारी डेप्थ कैपिटल वो हो जाएगी, अपने को ध्यान रखना है, बराबर। तो देखिए हमारा काम खत्म हो गया आज का, इतना करिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के टॉपिक पर।